जनवरी करंट अफेयर्स है 2026 का हिंदू का एनालिसिस का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहला है कि 27 हम लोगों का जो अभी देश में है 77वां रिपब्लिक डे जो है वो परेड रिपब्लिक डे मनाया गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत मतलब परेड हुआ था, ठीक है। तो उसमें हमारे जो क्या क्या थीम था, क्या क्या जो है वो रिपब्लिक डे में शामिल किया गया था। तो वंदे भारत का 150 वर्ष जो है हम लोगों का अभी वंदे भारत का 150 वर्ष ये हम लोगों का देश का थीम था। उसके बाद यहाँ पर जो अतिथि थे वो कौन थे, तो एंटोनियो कोस्टा थे और उर्सुला वॉन डेर लेयन थे, यूरोपियन यूनियन से थे अध्यक्ष और आयोग परिषद के। तो ये आप याद ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं क्योंकि वनडे का एग्जाम में पूछा जाता है। तो के एल मतलब या कोस्टा लियोन मतलब लास्ट वाला जो नाम है वो ट्रिक मतलब यही ट्रिक है कि आप लास्ट वाला नाम याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कोस्टा लियोन से याद रखिएगा कि रिपब्लिक डे का अतिथि कौन थे, तो कोस्टा लियोन थे। उसके बाद इसमें कौन कौन से जो है हथियारों का जो है वो प्रदर्शन किया गया था, दिखाया गया था, मतलब हथियार कौन कौन से शामिल थे। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल था। सुपरसोनिक क्या होता है, मतलब ध्वनि का गति से जो तेज बहुत हाई स्पीड से भी चलता है उसी को सुपरसोनिक बोला जाता है। एक सुपरसोनिक होता है और एक हाइपरसोनिक होता है। तो पहले का एक वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, तो आप जाकर देख लीजिएगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। उसके बाद है आकाश हवा रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है। तो और इसके बाद है सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर। सूर्यास्त क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है। और अर्जुन क्या है, युद्ध टैंक है, ठीक है, अर्जुन। तो ये सब नाम है, ऐसे कभी पूछा जाएगा कि अर्जुन क्या है, तो युद्ध टैंक है। सूर्यास्त क्या है, तो रॉकेट लॉन्चर है। आकाश क्या है, तो हवा रक्षा प्रणाली है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद है कि नौसेना से कौन कौन शामिल हुए थे, तो नौसेना का INSV तारणी। ये क्या है, तारणी क्या है, विश्व का परिक्रमा किया था, ठीक है। तो ये दो ठो याद रखिएगा। उसके बाद नौसेना का INS विक्रांत और उदयगिरी ये भी शामिल थे। उसके बाद है यूरोपियन यूनियन का भी एक सेना मतलब जो है यूरोपियन यूनियन का भी मैंने सेना एक दस्ता जो है वो परेड में शामिल हुआ था। और ये पहली बार हम लोगों का देश में हुआ है कि यूरोपियन यूनियन से कोई हम लोगों का देश में परेड में शामिल हुआ है रिपब्लिक डे में, ठीक है। तो ये पूछे जाने का थोड़ा सा चांस है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और को भी कंडक्ट किया गया था, मतलब जो फ्लाइट टू लाइट है आपने देखा होगा, अगर उसमें से कलर ऐसे निकालकर ऑपरेशन सिंदूर को दिखाया गया था। तो इसमें जो है त्रिसेवा झांकी था ये, ठीक है। ये जो झांकी है इसको त्रिसेवा झांकी था जिसमें तीनों मतलब सेना के जो तीनों मतलब कि तीनों सेना के जो जितने सेना के तीनों जो है ब्रांच वो सारे शामिल थे। उसके बाद है शुभांशु शुक्ला को क्या हुआ है, अशोक चक्र प्रदान किया गया है। किसके लिए, एक्सॉन 4 मिशन के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला हम लोगों के गए थे। इसके बाद है भैरव बटालियन भी शामिल था। तो भैरव बटालियन क्या होता है, जैसे सेना होता है हम लोग का, सेना में एक रेगुलर सैनिक होते हैं और एक स्पेशल पैरा फोर्स होते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके जो है वो इन लोगों के बीच का जो होता है वो भैरव बटालियन होता है। तो इनको भी शामिल किया गया था। एजल्ट इन्फेंट्री यूनिट है ये। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है UGC से। तो न्यू UGC इक्विटी रेगुलेशन। अच्छा, UGC क्या है ना, जैसे कि हम लोगों का जितना भी यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन मतलब जितना भी हायर इंस्टीट्यूट होता है बड़े बड़े, तो उन लोगों के लिए एक नेशनल रूल्स बनाया जाता है कि किस तरह से वो रूल को फॉलो करेंगे। और एक गाइडलाइन दिया जाता है एक अलग अलग तरह का, मतलब उच्च शिक्षा संस्थानों में कि वहाँ पर कैसे शिक्षा प्रणाली होगी, सब कुछ कैसा होगा, व्यवस्था कैसा होगा। और उन लोगों को कुछ ग्रांट भी दिया जाता है। तो यही है यूनिवर्सिटी ग्रांट का मतलब, यूनिवर्सिटी को ग्रांट देना, अनुदान देना, उसका एक कमीशन है। तो और उसके लिए एक रूल रेगुलेशन है। तो क्या हुआ था कि ये एक UGC क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये सार्जेंट रिपोर्ट से बना था और यूके मॉडल पे 1948 में बनाया गया था। यूके रिपोर्ट मतलब पहले तो हम लोगों का थोड़ा अलग मॉडल बना था, लेकिन फिर 1948 में जो है यूके मॉडल पर इसको बना दिया गया, ठीक है। अभी क्या हुआ है, घटना क्या हुआ है, तो बहुत सारा न्यूज़ तो चल ही रहा, आप लोगों ने सुना ही होगा कि 2016 में क्या हुआ था, रोहित वर्मुला का एक केस हुआ था। तो रोहित वर्मुला क्या था, वो पढ़ाई करता था, PhD का छात्र था, वो दलित था, ठीक है। तो उसने भी सुसाइड किया। उसके बाद 2019 में भी एक केस आया पायल तरवी का, वो आदिवासी थी, ठीक है। और वो जो आदिवासी थी वो मतलब डॉक्टरेट का पढ़ाई कर रही थी, तो वो उसने भी सुसाइड कर लिया। तो ये क्यों हुआ था, और इसने एक नोट भी लिखा
था कि मैं अपना मेरा जन्म जो है वो मतलब एक अभिशाप ऐसे करके कुछ नोट बहुत सारा अभी सोशल मीडिया पे आ रहा है न्यूज़। तो ये सब घटना हुआ, इसका मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोग का सोसाइटी में क्या होते हैं, एक हायर मतलब हायर कास्ट के लोग होते हैं और नीचे के जाति के जितने भी SC ST होते हैं, तो इनको आप शुरू से ही देख रहे हैं। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में भी अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया उन लोगों का सुरक्षा के लिए, सबको इक्वल और मतलब कि राइट्स मिले, इसीलिए तो इन लोगों को क्या किया जाता है, इन लोगों के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ठीक है, मसगर करके मतलब मसहर करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। मतलब मसहर मतलब एक ना मसहर जाति होता है जो कि बिहार में है, तो उसी पर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ये आप देख लीजिएगा ना तो आप UGC का बहुत सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम लोग का देश में अभी भी भेदभाव जो है खत्म नहीं हुआ। हम लोग आज़ादी के 77वें साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग का देश में जो है जाति आधारित भेदभाव खत्म नहीं हुआ। अभी कास्ट सेंसस भी होने वाला है, तो देख ही रहे कि क्या चल रहा है। तो इसी से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसमें जो मतलब जनरल क्लास के होते हैं, SC होते हैं, ST होते हैं, OBC होते हैं, तो उनके साथ क्या है, जो लोअर कास्ट होते हैं उनके साथ अपर कास्ट के लोग जो है स्टूडेंट हुए, टीचर हुए, या फिर वहाँ पर जितना भी संस्था में लोग होते हैं, नीचे जाति लोगों के साथ थोड़ा सा अलग तरह का भेदभाव किया जाता है। उनको उनका शोषण किया जाता है या बहुत तरह से उनको हैरास किया जाता है। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है कुछ रूल रेगुलेशन बनाई थी, जिसमें कि SC और ST पहले शामिल थे, इनका प्रोटेक्शन के लिए कि इनका किसी तरह से जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाए, इनका जो है सुरक्षा हो, डिग्निटी मिले इनको, मतलब सबको जैसे जनरल कास्ट को मिलता है वैसे इनको भी मिले। लेकिन क्या हुआ ना कि मतलब ये तो हो ही रहा था, इसके बाद भी इसके साथ ही, लेकिन देखिए इसमें भी SC ST में भी जो कुछ अपर होते हैं, कुछ लोअर मतलब लेवल के होते हैं, तो अपर वाले लोअर के साथ करते हैं, और अपर जो मतलब इससे जो जनरल कास्ट होते हैं वो तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते ही हैं, लेकिन इसमें भी कुछ हायर होते हैं, लोअर होते हैं, इसमें भी क्लास होता है ऊपर नीचे का, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन चलते रहता था। तो उसी से रिलेटेड अभी क्या किया गया है, नया रूल जो 2026 में 14 जनवरी 2026 को लाया गया है, उसमें क्या किया गया है, OBC को भी शामिल कर लिया गया है। पहले OBC शामिल नहीं था, पहले सिर्फ SC और ST शामिल थे, अभी OBC शामिल हो गया है। तो OBC शामिल हो गया तो अब बच गया कौन, जनरल क्लास। तो ये जो एक जनरल क्लास है, एक SC है, एक ST है और एक OBC है, तो ये तीनों को तो सुरक्षा प्रदान कर दिया गया सब तरह से कि किसी तरह का कंप्लेन करेंगे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो बचा कौन, जनरल। तो इनको एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है, हमको ही एक अलग कर दिया गया कि मतलब हमको एक दोष पूर्ण निगाह से दिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से है। अब इसका आलोचना इसलिए किया जा रहा है कि मान लीजिए कि ये इसके साथ कुछ बुरा नहीं किया है, ये एक दोस्त है, ये जनरल कास्ट का है और ये OBC का है या SC ST से बिलोंग करता है, ये इसके साथ कुछ खराब नहीं किया, लेकिन इसके मन में इसके प्रति कोई कलह जलन का भावना है या किसी तरह का कोई मतलब कोई दुश्मनी है, तो ये फॉल्स कंप्लेन भी कर सकता है, ठीक है। फॉल्स कंप्लेन अगर करेगा तो फॉल्स कंप्लेन के खिलाफ क्या है, एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर लिया जाएगा। जो इंस्टीट्यूट का मतलब ऐसा बाइंडिंग बना दिया गया है कि इंस्टीट्यूट का जो हेड होगा मतलब प्रिंसिपल या वाइस चांसलर, वो उस 7 दिन के अंदर उस कंप्लेन का निपटारा 7 से 15 दिन के अंदर कर देना है। मतलब 30 दिन के अंदर टोटल उसका कंप्लेन का जो है निपटारा हो जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, कंप्लेन का सुनवाई होना चाहिए। पहले क्या होता था, कंप्लेन का सुनवाई नहीं होता था, और पहले रूल क्या था कि कोई कंप्लेन करेगा, अगर उसका कंप्लेन फॉल्स है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसा था कि जैसे मान लीजिए कि ये OBC है, ठीक है, इसके साथ या SC है या ST है, तो इसके साथ कोई जनरल क्लास जो है या फिर कोई भी इसके साथ मतलब कि इसके साथ बैड बिहेवियर किया या कोई तरह का इसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और अगर ये कंप्लेन किया और इसका कंप्लेन फॉल्स पाया गया जांच में, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता था, जुर्माना लगा दिया जाता, तो कुछ पेनल्टी लगा दिया जाती। इसकी वजह से इसके मन में डर था कि कंप्लेन करेंगे तो जुर्माना होगा। एक तो ऐसे ही ये गरीब होते, इतना पैसा इनके पास होता नहीं है, किसी तरह से हायर इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं किसी तरह का मतलब फैसिलिटी से, तो अब इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा, बहुत तरह का रूल्स था, इसीलिए ये कंप्लेन डर से करते ही नहीं थे, ठीक है। तो ये था, लेकिन अभी क्या है, या फिर कंप्लेन का सुनवाई भी बहुत बार नहीं होता था, लेकिन अभी ऐसा कोई ये रूल हटा दिया गया कि कंप्लेन
के लिए कोई जुर्माना नहीं है। तो मान लीजिए कोई फॉल्स कंप्लेंट कोई जलन से या पर्सनल कोई रीजन से करता है तो भी मान लीजिए कि इसके खिलाफ तो ये क्या हो जाएगा, इनको टारगेट कर दिया जा रहा है एक तरह से। तो यही बोला जा रहा है कि बच कौन गए, ओबीसी भी इसमें शामिल हो गया प्रोटेक्टेड ग्रुप में, तो अब यही बच गए। तो इसीलिए इसके ऊपर इतना बवाल मचा हुआ है। ठीक है, तो नया रूल जो है यही, अब क्या कंप्लेन में क्या मतलब एक इक्विटी, ठीक है, ये कमेटी एक बैठाया जाएगा जिसके अंदर इक्विटी कमीशन होगा, गठन किया जाएगा, जिसमें कि SC ST OBC वुमेन और डिसेबल इनका रिप्रेजेंटेशन जो है मैंडेटरी कर दिया। मतलब जो कमेटी बनेगी, ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी जो बनेगी उसके अंदर इक्विटी कमेटी जो बनेगी, इक्विटी कमेटी में इस सब से बिलोंग करते हुए लोग जरूर होंगे। जो कमीटन गठन किया जाएगा उसमें से एक लोग SC के होंगे, ST के होंगे, OBC के होंगे, वुमेन होगी, डिसेबल होगी। तो ये सब जरूर इनका रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में होना ही चाहिए, ताकि ये जब सुनवाई करे तो सुनवाई के समय कोई तरह का भेदभाव नहीं करे। ठीक है, इसीलिए। और कौन कौन के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा, बुरा हो रहा, अच्छा हो रहा, तो फिर कंप्लेन करेगा। उसके बाद हेड ऑफ, तो ये सब प्रोसेस है। प्रोसेस उतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। बेसिक जो चीज था वो मैंने आपको समझा दिया। इसमें कवर कौन होंगे, ऑल हायर इंस्टीट्यूट इसमें कवर होंगे। ठीक है, जिसमें कि सेंटर का अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो भी इसमें आ जाएगा, स्टेट का है वो भी आ जाएगा, और प्राइवेट मतलब जितना भी रिकॉग्नाइज यूजीसी से रिकॉग्नाइज जितने भी इंस्टीट्यूट है इसमें सारे ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है। उसके बाद इसमें है प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन जो नया आया है, इसका क्या क्या मतलब के बवाल मचा हुआ है। और ये पहले क्या था, एडवाइजरी बॉडी था, मतलब तरह का एडवाइस देता था, तो लागू हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं था। एडवाइस दे दिया, उसको लागू करना कोई मैंडेटरी नहीं था। लेकिन अभी जो नया रूल आया है ये बाइंडिंग है कि इसको लागू किया ही जाएगा, नहीं तो उस जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का मतलब उसका जो है मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। उसको किसी तरह का मतलब सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया जाएगा, कोई तरह का मतलब पेनल्टी लगा दिया जाएगा। जो भी रूल रेगुलेशन है वो बाइंडिंग कर दिया गया, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया। जैसे कि यूजीसी क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद ये सब अब स्टेट का ऑटोनॉमी भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टेट में मान लीजिए यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी है तो इनका जो रूल है इसके ऊपर बाइंडिंग कर दिया जाएगा। तो इनका अपना जो जितना भी वो है सब खत्म हो जाएगा, यही बोला जा रहा है। उसके बाद इसमें क्या है, वही 24/7 का हेल्पलाइन होगा। हाँ, और ये सब में कोई भी तरह का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई तरह का आप इसमें लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। ऐसा सीटिंग इसका दो टाइम्स होगा, मतलब 2 बार होगा इस साल में 1 बार। ये जो कमेटी बैठी है इस कमेटी का गठन जो है तो इसका सीटिंग हमेशा साल में 2 बार इसका मीटिंग होना अनिवार्य कर दिया गया है। यही सब है। कंप्लेन जो है, मान लीजिए कि कंप्लेन ओबीसी करता है तो ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। जो मैंने आपको बेसिक इधर समझाया वही बात है। उसके बाद क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि प्रिवेंशन करना, प्रोटेक्शन देना और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। मतलब वही बताया ना कि जो अलग अलग कास्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज ये इसमें समझिए कि इसमें विवाद क्यों हो रहा। मान लीजिए कि ये ओबीसी है, ठीक है, ये नीचे SC ST है, इसको पहले प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। ये ओबीसी है और ये जनरल है, ठीक है। तो ओबीसी का सबसे ज्यादा शोषण किया गया, सबसे ज्यादा ओबीसी का ही शोषण किया गया कि ओबीसी में अपर लेवल के भी ओबीसी है और लोअर लेवल के भी ओबीसी होते हैं। तो जो लोअर लेवल के ओबीसी होते हैं इनके साथ बहुत ज्यादा शोषण हुआ है। जो अपर लेवल के ओबीसी हैं वो उनको क्या होता है, जनरल वाले मतलब शोषण करते हैं। जो लोअर लेवल के ओबीसी नीचे के लोग हैं उनके साथ भी शोषण होता है। तो इसके खिलाफ कोई भी नियम इसमें नहीं बनाया गया, जो नया रूल आया 2026 का, ठीक है। तो यही है, इसका इंटरव्यू में, ओरल टेस्ट में, ये सब में भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसीलिए आलोचना किया जा रहा है। मतलब इसमें मेन पॉइंट यही है कि दोषी होने की पूर्व धारणा को पैदा कर दिया गया है, ठीक है, पूर्वाग्रह को पैदा कर दिया गया है, ठीक है। तो यही सब है। तो थोड़ा कब लागू हुआ था, 1 डे का एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद अभी किसको नया ऐड किया गया है, तो ओबीसी को ऐड किया गया है, ठीक है। और रूल्स का क्या नाम है तो बता ही दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में। मतलब ये टोटल न्यूज मेरा 2 पेज में है, एक इधर है और एक इधर है। और ये देखिए, आपको लगता होगा कि शॉर्ट नोट बहुत लंबा होता है, तो ऐसा नहीं है। शॉर्ट नोट बहुत ही मतलब 1 से 2 पेज में पूरा कम। सोलर अलायंस मतलब यूएसए जो है वो सोलर अलायंस से अलग हो गया है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यूएसए बाहर हो गया मतलब
जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, ठीक है, बनाया था। और किस लिए बनाया था कि जो सोलर एनर्जी है, तो मतलब कि हम लोग का जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए और कार्बन इमिशन जो है इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए ये बनाया गया था। भारत इसका गठन किया था। तो ये वनडे मतलब पीटी में क्वेश्चन आ सकता है या वनडे में या अदर गवर्नमेंट एग्जाम में कि इसका गठन किसने किया था सोलर अलायंस का, तो भारत ने किया था। कब किया था? उसके बाद फिर इसका यूएसए सदस्य कब बना? 2021 में इसका सदस्य बना। ये फंडिंग करता है, इसीलिए थोड़ा सा था कि इसको लगता है कि हम फंडिंग करते हम निकल जाएंगे तो ये यूएसए खत्म, मतलब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2.1 मिलियन का अभी तक पैसा ये दिया है, जो कि 1% से भी कम है। फंडिंग अगर निकल जाता है तो फंडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग मतलब इसका जितना भी प्रोग्राम है एज इट इज रहेगा जैसे भी होता है। बस एक इम्पॉर्टेंट यही अफेक्ट आएगा, रिपल अफेक्ट आएगा कि इसमें जो भी अदर कंट्री भी शामिल है तो वो भी निकल जाएंगे। तो अदर कंट्री जैसे कि अदर कंट्री में कौन कौन से मेंबर थे, तो ये जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा में के बीच में जितने भी देश है सब इसमें पहले शुरू में शामिल थे, लेकिन बाद में कर क्या हुआ अभी, मतलब अभी क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का जितना भी कंट्री है वो लोग भी शामिल है। तो अगर यूएसए निकलता है तो यूएसए पावरफुल है, तो यूएसए जहां जहां पे मतलब कुछ किसी चीज में घुसता है या बाहर निकलता है तो ऐसा माना जाता है कि वो बहुत पावरफुल है, तो दूसरे कंट्री पर भी यही इफेक्ट होगा। तो लोग भी सोचेंगे कि हम लोगों को अभी बाहर निकल जाना है। तो बस यही रिपल इफेक्ट क्या है कि न्यूज में ये मेन हेडिंग है, यही पीटी में पूछा जा सकता है कि रिपल इफेक्ट क्या है। तो एक कंट्री निकलता है तो दूसरा कंट्री भी निकल सकता है। और इसके अलावा ये एक और है कि जो ग्लोबल साउथ का देश लेके, इसीलिए मतलब इंडिया पर यही इफेक्ट आएगा कि इंडिया का इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट न्यूज है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, $5,000 को भी पार कर गया है। तो इसीलिए सेफ जोन इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, सेफ जोन का तलाश कर रहे हैं। उसके बाद 2025 में क्या हुआ है, कंपनी ऑफिस, मतलब इंडिया में जितना भी कंपनी थे, कंपनी का ऑफिस है, उसमें से मतलब 70 पहले 2025 में, अभी मतलब 25 में 83.83 मिलियन है और 2024 में 77 मिलियन था स्क्वायर फुट का है, मिलियन स्क्वायर फुट का है। मतलब बोलने का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो लीज पे जो लिया गया है इंडिया के अंदर में, हम लोग का इंडिया के अंदर जितना भी एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, लीज पे लिया गया, उसमें 58% जो है वो फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है, यही है। और मतलब ये थोड़ा सा ऐसे जानकारी के लिए कि कहीं पे कुछ डाटा आता है इंडस्ट्री से रिलेटेड तो आप लिख सकते हैं। फिर इंडिया और यूएई का एफटीए पूरा हो गया है, मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट जो है जितना भी था वो पूरा हो गया। तो इसका न्यूज भी नेक्स्ट अभी आएगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है चाइना, क्या मतलब कनाडा और चाइना का क्या हो रहा था, एग्रीमेंट हो रहा था। मतलब यूएसए क्या कर रहा था, कनाडा को धमकी दे रहा था कि अगर तुम चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो तो तुम्हारे ऊपर जो है 100% का टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कनाडा अभी क्या हो रहा है कि चाइना के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसके ऊपर अब यूएसए टैरिफ नहीं लगाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये न्यूज में रखिएगा। चाइना और अंटार्कटिका से रिलेटेड, तो ये देखिए हम लोग का ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे हम लोग का इंडिया है और यहाँ पे क्या है, चाइना है। तो चाइना जो है, चाइना का जो मतलब कि चाइना का जो है 5 स्टेशन है, ठीक है, अंटार्कटिका में। इधर में अंटार्कटिका है हम लोग का साउथ पोल की तरफ। तो यह ग्रेट वॉल, ओंगशान, ताइशान, कुनलुंग और छिनलिंग। तो ये पूछा जा सकता है कि चाइना कब शुरू किया था अपना पहला अभियान, ठीक है, रिसर्च कब शुरू किया था और 40 साल में अभी उसका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था 1984 में, और कितना कितना स्टेशन है तो ये सब स्टेशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद भारत का जो आर्कटिक कार्यक्रम 1984 में 81 में शुरू हुआ था पहला अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर अनुसंधान केंद्र नाम है। और उसका स्टेशन है, मतलब इंडिया का जो अंटार्कटिका में स्टेशन है ये इंडिया है, और इंडिया का अंटार्कटिका में जो स्टेशन है वो मैत्री है और भारती है, ठीक है। ये दोनों अभी एक्टिव है, पहले एक दक्षिण गंगोत्री भी था तो अभी ये डीकमीशन कर दिया गया, मतलब ये अभी उतना एक्टिव नहीं है, काम नहीं करता है। मैत्री और भारती जो काम करता है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है मैत्री भारती क्या है, या फिर इंडिया का जो रिसर्च कार्यक्रम है वो मतलब अंटार्कटिका में कौन कौन सा है, तो ऑप्शन में दिए रहेंगे। तो और यह एक्टिव कौन सा है अभी, तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे इस तरह का मैप है, मैप में ये धार में मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री, और क्या बोलते हैं ये भारती है, ठीक है। उसके बाद एक है कोबानी, तो ये कोबानी मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे है, तो ये सीरिया में पीरियड के अवशेष पाए गए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का गदग जिला लकुंडी में क्या है, तो न्यूलिथिक पीरियड के अवशेष पाए गए हैं। बस यही है। आपको लग सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि समझाने में थोड़ा लंबा हो जाता है, तो